नमस्ते। माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ करेंगे अगे जी की रचना अगे अपनी निगाह में। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कृतिकार की निगाह नहीं होती यह तो नहीं कहूँगा, पर यह असंदिग्ध है कि वह निगाह एक नहीं होती। एक निगाह से देखना कलाकार की निगाह से देखना नहीं है। स्थिर परिवर्तनहीन दृष्टि सिद्धांतवादी की हो सकती है, सुधारक प्रचारक की हो सकती है और भारतीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में अध्यापक की भी हो सकती है, पर वैसी दृष्टि रचनाशील प्रतिभा की दृष्टि नहीं है। आगे अपनी निगाह में इस शीर्षक के नीचे यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है उसे इसीलिए ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह स्थिर उत्तर नहीं है। यह भी हो सकता है कि उसके छपते छपते उससे भिन्न कुछ कहना उचित और सही जान पड़ने लगे। चालू मुहावरे में कहा जाए कि यह केवल आज का इस समय का कोटेशन है। कल को अगर बदला जाए तो यह न समझना होगा कि अपनी बात का खंडन किया जा रहा है, केवल यही समझना होगा कि वह कल का कोटेशन है जो कि आज से भिन्न है। फिर यह भी है कि कलाकार की निगाह अपने पर टिकती भी नहीं। क्यों टिके? दुनिया में इतना कुछ देखने को पड़ा है, क्षण क्षण परिवर्तित प्रकृति व्यवस्था जिसे उसने आंख भर देखा। इसे देखने से उसको इतना अवकाश कहाँ कि वह निगाह अपनी ओर मोड़े। वह तो जितना कुछ देखता है उससे भी आगे बढ़ने की व्यवस्था में देता है मन को दिलासा, पुनः आऊँगा भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। कलाकार की निगाह अगर वह निगाह है और कलाकार की है तो सर्वदा सब कुछ की ओर लगी रहती है। अपने पर टिकने का अवकाश उसे नहीं रहता। निसंदेह ऐसे बहुत से कलाकार पड़े हैं जिन्होंने अपने को देखा है, अपने बारे में लिखा है। अपने बारे में लिखना तो आजकल का एक रोग है, बल्कि यह रोग इतना व्यापक है कि जिसे यह नहीं है वही मानो बेचैन हो उठता है कि मैं कहीं अस्वस्थ तो नहीं हूँ। लेखकों में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल अपने बारे में लिखा है, जिन्होंने अपने सिवा कुछ देखा ही नहीं है, लेकिन सरसरी तौर पर अपने बारे में लिखा हुआ सब कुछ एक ही मानदंड से नहीं नापा जा सकता। उसमें कई कोटियाँ हैं, क्योंकि देखने वाली निगाह भी कई कोटियों की है। आत्मचर्चा करने वाले कुछ लोग तो ऐसे हैं कि निज की निगाह कलाकार की नहीं, व्यवसाय की निगाह है। यूं आजकल सभी कलाकार न्यूनाधिक मात्रा में व्यवसायी हैं। आत्मचर्चा आत्मपोषण का साधन है, इसीलिए आत्मरक्षा का एक रूप है। कुछ ऐसे भी होंगे जो कलाकार तो हैं लेकिन वास्तव में आत्ममुग्ध हैं, नार्सिसस गोत्रीय कलाकार। लेकिन अपने बारे में लिखने वालों में एक वर्ग ऐसों का भी है जो कि वास्तव में अपने बारे में नहीं लिखते हैं, अपने को माध्यम बनाकर संसार के बारे में लिखते हैं। इस कोटि के कलाकार की जागरूकता का ही एक पक्ष यह है कि यह निरंतर अपने देखने को ही देखता चलता है, अनवरत अपने संवेदन के खरेपन की कसौटी करता चलता है। जिस भाव यंत्र के सहारे वह दुनिया पर और दुनिया उस पर घटित होती रहती है, उस यंत्र की ग्रहणशीलता का वह बराबर परीक्षण करता रहता है। भाव यंत्र का ऐसा परीक्षण
एक सीमा तक किसी भी युग में आवश्यक रहा होगा, लेकिन आज के युग में वह एक अनिवार्य कर्तव्य हो गया है। तो अपनी निगाह में अगेय यानी आज का अगेय ही लिखने के समय की निगाह में वह लिखता हुआ अगेय, बस इतना ही और उतने समय का ही। अगेय बड़ा संकोची और समाज भीरू है। इसके दो पक्ष हैं। समाज भीरू तो इतना है कि कभी कभी दुकान में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए घुसकर भी उल्टे पांव लौट आता है, क्योंकि खरीदारी के लिए दुकानदार से बातें करनी पड़ेगी। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जिसके मूल में निजीपन की तीव्र भावना है, वह जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ प्राइवेसी कहते हैं। किन चीज़ों को अपने तक या अपनों तक ही सीमित रखना चाहिए, इसके बारे में आगे की सबसे बड़ी स्पष्ट और दृढ़ धारणाएं हैं, और इनमें से बहुत सी लोगों की साधारण मान्यताओं से भिन्न है। यह भेद एक हद तक तो अंग्रेजी साहित्य के परिचय की राह से समझा जा सकता है। उस साहित्य में इसे चारित्रिक गुण माना गया है। मनोवेगों को अधिक मुखर न होने दिया जाए, निजी अनुभूतियों के निजीपन को अक्षुण्ण रखा जाए, प्राइवेट फेसेस इन पब्लिक प्लेसेस। लेकिन इस निरोध अथवा संयमन के अलावा भी कुछ बातें हैं। एक सीमा है जिसके आगे अस्पृश्य रहना ही पसंद करता है, जैसे कि एक सीमा से आगे वह दूसरों के जीवन में प्रवेश या हस्तक्षेप नहीं करता है। इस तरह का अधिकार वह बहुत थोड़े लोगों से चाहता है और बहुत थोड़े लोगों को देता है। जिन्हें देता है उन्हें अबाध रूप से देता है, जिनसे चाहता है उनसे उतने ही निर्बाध भाव से चाहता है। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है, ऐसे लोगों की परिधि बहुत कड़ी है। इससे गलतफहमी जरूर होती है। बहुत से लोग बहुत नाराज भी हो जाते हैं। कुछ को इसमें मनसूयत की झलक मिलती है, कुछ अमान्यता पाते हैं, कुछ अभिजात्य का दर्प, कुछ की समझ में यह नीरा आडंबर है और भीतर के शून्य को छिपाता है, जैसे प्याज का छिलका पर छिलका। मैं साक्षी हूँ कि आगे को इन सब प्रतिक्रियाओं से अत्यंत क्लेश होता है। लेकिन एक तो यह क्लेश भी निजी है, दूसरे उसके लिए वह अपना स्वभाव बदलने का यत्न नहीं करता, न करना चाहता है। सभी को कुछ और कुछ को सब कुछ वह मानता है। उसके लिए आत्मदान की परिपाटी यही हो सकती है। सिद्धांततः वह स्वीकार करेगा कि सभी को सब कुछ का आदर्श इससे अधिक ऊंचा है, पर वह आदर्श सन्यासी का ही हो सकता है। यह कम से कम निजी जीवन में कलाकार का तो नहीं हो सकता। बहुत से कलाकार उससे भी छोटा दायरा बना लेते हैं जितना कि आगे का है, और कोई तो कुछ बाकी अपने को सब कुछ के ही आदर्श पर चलते हैं। ऐसा कोई न बचे जिसे उसने अपना कुछ नहीं दिया हो। इसके लिए आगे बराबर यत्नशील है, लेकिन सभी के लिए वह सब कुछ दे रहा है ऐसा दावा वह नहीं करता, और इस दम्भ से अपने को बचाए रखना चाहता है। आगे का जन्म खंडहरों में शिविर में हुआ था। उसका बचपन भी वनों और पर्वतों में बिखरे हुए महत्वपूर्ण पुरातत्व वेशों के मध्य में बीता। इन्हीं के बीच उसने प्रारंभिक शिक्षा पाई, वह भी पहले संस्कृत में, फिर फारसी और फिर अंग्रेजी में। और इस अवधि में वह सर्वदा अपने पुरातत्वज्ञ पिता के साथ और बीच बीच में बाकी परिवार से, माता और भाइयों से अलग रहता रहा। खुदाई में
लगे हुए पुरातत्वान्वेषी पिता के साथ रहने का मतलब था अधिकतर अकेला ही रहना। और आगे बहुत बचपन से एकांत का अभ्यासी है और बहुत कम चीज़ों से उसको इतनी अकुलाहट होती है जितनी लगातार लंबी अवधि तक इसमें व्याघात पड़ने से। जेल में अपने सहकर्मियों के दिन रात के अनिवार्य साहचर्य से त्रस्त होकर उसने स्वयं काल कोठरी की मांग की थी और महीनों उसमें रहता रहा। एकांत जीवी होने के कारण देश और काल के आयाम का उसका बोध कुछ अलग ढंग का है। उसके लिए सचमुच कालोह्यम निर्वर्धित पिलवा च पृथ्वी, यह घंटों निश्चल बैठा रहता है, इतना निश्चल कि चिड़िया उसके कंधों पर बैठ जाए या कि गिलहरियाँ उसकी टांगों पर से फांदती हुई चली जाए। पशु पक्षी और बच्चे उससे बड़ी जल्दी हिल जाते हैं। बड़ों को आगे के निकट आना भले ही कठिन जान पड़े, बच्चों का विश्वास और सौहार्द उसे तुरंत मिलता है। पशु उसने गिलहरी के बच्चे से तेंदुए के बच्चे तक पाले हैं, पक्षी बुलबुल से मोर चकोर तक, बंदी इनमें से 2-4 दिन से अधिक किसी को नहीं रखा। उसकी निश्चलता ही उन्हें आश्वस्त कर देती है, लेकिन गति का उसके लिए दुर्दांत आकर्षण है। निरी अंध गति का नहीं, जैसे तेज मोटर या हवाई जहाज की। यद्यपि मोटर वह काफ़ी तेज रफ्तार से चला लेता है। पहले शौक था, अब केवल आवश्यकता पड़ने पर चला लेने की कुशलता है, शौक नहीं है। आकर्षण है एक तरह की ऐसी लय युक्ति गति का, जैसे घुड़दौड़ के घोड़े की गति, हिरन की फलांग या अच्छे तैराक का अंग संचालन, या शिकारी पक्षी के झपटे की या सागर की लहरों की गति। उसके लेखन में, विशेष रूप से कविता में, यह आकर्षण मुखर है, पर जीवन में भी उतना ही प्रभावशाली है। एक बार बचपन में अपने भाइयों को तैरते हुए देखकर वह उनके अंग संचालन से इतना मुग्ध हो उठा कि तैरना न जानते हुए भी पानी में कूद पड़ा और डूबते डूबते बचा, यानी मूर्छितावस्था में निकाला गया। लय युक्त गति के साथ साथ उगने या बढ़ने वाली हर चीज में उसके विकास की बारीक से बारीक क्रिया में आगे को बेहद दिलचस्पी है। वे चीज़ें छोटी हों या बड़ी, चींटी और पक्षी हों या वृक्ष और हाथी, मानव शिशु हो या नगर और कस्बे का समाज, वनस्पतियों और पशु पक्षियों का विकास तो केवल देखा ही जा सकता है। शहरी मानव और उसके समाज की गतिविधियों से पहले कभी कभी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया होती थी, क्षोभ और क्रोध होता था। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ऐसी राजस प्रतिक्रियाएं देखने में थोड़ी बाधा जरूर होती है। अब आक्रोश को बस करके उन गतिविधियों को ठीक ठीक समझने और उनको निर्माणशील लीकों पर डालने का उपाय खोजने का मन होता है। पहले विद्रोह था जो विषयगत था, सब्जेक्टिव था। अब प्रवृत्ति है जो किसी हद तक असंस्कृत बुद्धि से प्रेरित है। एक हद तक जरूर प्रवृत्ति के साथ एक प्रकार की अंतर्मुखीनता आई है। समाज को बदलने चलने से पहले आगे बार बार अपने को जांचता है कि कहाँ तक उसके विश्वास और उसके कर्म में सामंजस्य है या कि कहाँ नहीं है। यह भी जोर दिया जा सकता है, वह इस बारे में भी सतर्क रहता है कि उसके निजी विश्वासों में और सार्वजनिक रूप से घोषित पब्लिक आदर्श में भेद तो नहीं है। धारणा और कर्म में 100% सामंजस्य तो सिद्धों को मिलता है,
उतना भाग्यवान न होकर भी आगे अंतर्विरोध की भट्टी पर नहीं बैठा है और इस कारण अपने भीतर एक शांति और आत्मबल का अनुभव करता है। शांति और आत्मबल आज के युग में शायद विलास की वस्तुएं हैं। इसीलिए इस कारण से आगे हिंदी भाइयों और विशेष रूप से हिंदी वाले भाइयों से कुछ और अलग पड़ जाता है और कुछ और अकेला हो जाता है, क्योंकि इस अंतर विरोध का हल नहीं हुआ है। इसीलिए वह अभी स्वयं निश्चय पूर्वक नहीं जानता है कि वह अंत में कहाँ जा टिकेगा। दिल्ली या कोई भी शहर तो वह विश्राम स्थल नहीं होगा, यह वह ध्रुव मानता है, पर वह कुर्मांचल हिमालय में होगा कि कुमारी अंतरिक्ष के पास, जहाँ चट्टानें तो हैं। यह समझौते के रूप में विंध्य के अंचल की कोई बनखंडी, जहाँ नदी नाले का मरमर ही हर समय सुनने को मिलता रहे, इसका उत्तर उसे नहीं मिला। उत्तर की कमी कई बार एक अशांति के रूप में प्रकट हो जाती है। वह कहीं जाने के लिए बेचैन हो उठता है। मुक्तिबोध का माइग्रेशन इंस्टिंक्ट, कभी इसकी सूरत निकल आती है, कभी नहीं निकलती, तो वह घर ही का सब सामान उलट पुलट कर उसे नया रूप दे देता है। बैठक को शयनकक्ष, शयनकक्ष को पाठागार, पाठागार को बैठक इत्यादि। उससे कुछ दिन लगता है कि मानो नए स्थान में आ गए, फिर वह पुराना होने लगता है तो फिर सब बदल दिया जाता है। इसीलिए घर का फर्नीचर भी आगे अपने डिजाइन का बनवाता है। ये जो 3 चौकियां हैं ना, इन्हें यूं जोड़ दिया जाए तो पलंग बन जाएगा। ये जो 2 डेस्क सी दिखती है, एक को घुमाकर दूसरे से पीठ जोड़ दीजिए, भोजन की मेज बन जाएगी। यदि आप फर्श पर नहीं बैठ सकते, वह जो पलंग दिखता है उसका पल्ला उठा दीजिए, नीचे वह संदूक है, या उसे एक सिरे पर खड़ा कर दीजिए तो वह अलमारी का काम दे जाएगा। दीवार पर शरद ऋतु का चित्र है ना, सबको उलट दीजिए। अब सब चित्र बसंत के अनुकूल हो गए। अब बिछावन भी उठाकर शीतल पाटियां डाल दीजिए और सभी चीजों का ताल मेल हो गया। पुरातत्ववेत्ता की छाया में अकेले रहने का एक लाभ आगे को और भी हुआ है। चाहे विरोधी के रूप में, चाहे पालक के रूप में, वह बराबर परंपरा के संपर्क में रहा है। रूढ़ी और परंपरा अलग अलग चीजें हैं, यह उसने समझ लिया है। रूढ़ी वह तोड़ता है और तोड़ने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन परंपरा तोड़ी नहीं जाती, बदली जाती है या आगे बढ़ाई जाती है, ऐसा वह मानता है और इसी के लिए यत्नशील है। कहना सही होगा कि वह मर्यादावान विद्रोही है। फिर इस बात का चाहे आप प्रशंसा से कह लीजिए, चाहे व्यंग और विद्रूप से। एक और एकांत और दूसरे में एकांत का निरंतर बदलता हुआ परिवेश। कभी कभी कश्मीर की उपत्यकाएं, कभी बिहार के देहात, कभी कोटागिरी नीलगिरी के आदिम जातियों के गांव, कभी मेरठ के खादर और कभी असम और पूर्वी सीमांत के वन प्रदेश। इस अनवरत बदलते हुए परिवेश ने अकेले आगे के आत्मनिर्भरता का पाठ बराबर दोहरावाया है। इस कारण वह जितना जैसा जिया है, अधिक सघनता और तीव्रता से जिया है। रूप रस गंध गान सभी की प्रतिक्रियाएं उसमें अधिक गहरी हुई है। सिद्धांततः भी वह मानता है कि कभी यह कलाकार इंद्रिय चेतना की अपेक्षा नहीं कर सकता और परिस्थितियों ने उसे इसकी शिक्षा भी दी है कि इंद्रिय संवेदन को कुंद न होने दिया जाए।
यह यूं ही नहीं कि आंख, कान, नाक आदि को ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है। ये वास्तव में खिड़कियां हैं जिनमें से व्यक्ति जगत को देखता और पहचानता है। इनके संवेदन को अस्वीकार करना संन्यास या वैराग्य का अंग नहीं है। वह पंथ आसक्ति को छोड़ता है, यानी इन संवेदनों से बंध नहीं जाता। यह नहीं है कि इनका उपयोग ही वह छोड़ देता है। जब आगे को ऐसे लोग मिलते हैं जो गर्व से कहते हैं कि हमें तो खाने में स्वाद का पता ही नहीं रहता, हम तो यह भी लक्ष्य नहीं करते कि दाल में नमक कम है या ज़्यादा, तो आगे को हंसी आती है, क्योंकि यह वह आस्वाद नहीं जिसे आदर्श माना गया। यह केवल एक विशेष प्रकार की पंगुता है। इसमें और इस बात पर गौर करने में कि मुझे तो यह भी नहीं दिखता कि दिन है या रात, कोई अंतर नहीं है। अगर अंधापन या बहरापन श्लाघ्य नहीं है तो जीभ का या त्वचा का स्मार ही क्यों श्लाघ्य है। ज्ञानेंद्रियों की सजगता आगे की कृतियों में प्रतिलक्षित होती है और वह मानता है होनी भी चाहिए। कम या ज़्यादा नमक होने पर भी दाल खा लेना एक बात है और इसको नहीं पहचानना बिल्कुल दूसरी बात है। आगे मानता है कि बुद्धि से जो काम किया जाता है उसकी नींव हाथों से किए गए काम पर है। जो लोग अपने हाथों का सही उपयोग नहीं करते उनकी मानसिक दृष्टि में भी कुछ विकृति या एकांगिता आ जाती है। यह बात काव्य रचना पर विशेष रूप से लागू है, क्योंकि अन्य सब कलाओं के साथ कोई न कोई शिल्प बंधा है। यानी अन्य सभी कलाएं हाथों का भी कुछ कौशल मांगती है। एक काव्य कला ही ऐसी है कि शुद्ध मानसिक कला है। प्राचीन काल में शायद इसीलिए कभी कर्म को कला नहीं गिना जाता था। आगे प्राय ही हाथ से कुछ न कुछ बनाता रहता है और बीच बीच में कभी तो मानसिक रचना को बिल्कुल स्थगित करके केवल शिल्प वस्तुओं के निर्माण में लग जाता है। बढ़ईगिरी और बागवानी का उसे खास शौक है, लेकिन और भी बहुत सी दस्तकारियों में थोड़ी बहुत कुशलता उसने प्राप्त की है और इनका भी उपयोग जब तब करता रहता है। अपने काम के देसी काट के कपड़े भी वह सी लेता है और कपड़े और चमड़े का काम भी कर लेता है। थोड़ी बहुत चित्रकारी और मूर्तिकारी वह करता है। फोटोग्राफी का शौक भी उसे बराबर रहा है और बीच बीच में प्रबल हो उठता है। हाथों से चीजें बनाने के कौशल का प्रभाव जरूरी तौर पर साहित्य रचना पर भी पड़ता है। आगे प्राय मित्रों से कहा करता है कि अपने हाथ से लिखने और शीघ्र लेखक को लिखाने में एक अंतर यह है कि अपने हाथ से लिखने में जो बात 20 शब्दों में कही जाती, लिखाते समय उसमें 50 शब्द या 100 शब्द भी सर्फ कर दिए जाते हैं। मितव्यय कला का एक स्वाभाविक धर्म है। रंग का, रेखा का, मिट्टी या शब्द का अपव्यय भारी दोष है। अपने हाथ से लिखने में परिश्रम किफायत की और सहज ही जाता है। लिखाने में इसमें चूक भी हो सकती है। विविध प्रकार के शिल्प के अभ्यास से मितव्यय का किसी भी इष्ट की प्राप्ति में कम से कम श्रम का सिद्धांत सहज स्वाभाविक बन जाता है। भाषा के क्षेत्र में इससे नपी तुली सुलझी हुई बात कहने की क्षमता बढ़ती है। तर्क पद्धति व्यवस्थित, सुचिंतित और क्रम संगत होती है। आगे इन सबको साहित्य के बड़े गुण मानता है और बराबर यत्नशील रहता है कि उसका लेखन इस आदर्श में स्खलित न हो। दूसरे की बात को वह ध्यान से और धैर्य से सुनता है। दूसरे के दृष्टिकोण का, दूसरे की सुविधा का, दूसरे और प्रिय अप्रिय का
वह बहुत ध्यान रखता है, कभी कभी जरूरत से ज़्यादा। नेता के गुणों में एक यह भी होता है कि अपने दृष्टिकोण को अपने पर इतना हावी हो जाने दे कि दूसरे के दृष्टिकोण की अनदेखी भी कर सके। निरंतर दूसरे के दृष्टिकोण को देखते रहना नेतृत्व कर्म में बाधक भी हो सकता है। इसलिए नेतृत्व करना आगे के वश का नहीं है। वह सही मार्ग पहचान कर और उसका इंगित देकर भी फिर एक तरफ हट जाएगा, क्योंकि दूसरे का दृष्टिकोण दूसरा है और वह उस दृष्टिकोण को भी समझ सकता है। मार मार कर हकीम न बनाने की इस प्रवृत्ति के कारण आगे को विश्वास बहुत लोगों का मिला है। मित्र उसके कम रहे हैं, पर अपनी समस्याएं लेकर बहुत लोग उसके पास आते हैं। ऐसे लोगों को खुलकर बात करने में कभी कठिनाई नहीं होती। सभी की सहायता की जा सके ऐसे साधन किसके पास हैं, पर धीरज और सहानुभूति से सुनना भी एक सहायता है जो हर कोई दे सकता है, पर देता नहीं। लेकिन इस धीरज के साथ साथ अव्यवस्थित चिंतन के प्रति उसमें एक तीव्र असहिष्णुता भी है। चिंतन के क्षेत्र में किसी तरह का भी लबड़ धोंधेपन उसे सख्त नापसंद है और इस नापसंदी को प्रकट करने में वह संकोच नहीं करता। इसलिए उसके मित्र बहुत कम हैं, हिंदी वालों में और भी कम, क्योंकि हिंदी साहित्यकार का चिंतन भारतीय साहित्यकारों में अपेक्षा अधिक ढूलमूल होता है। साहित्यकार ही क्यों, हिंदी के आलोचकों और अध्यापकों का सोचने का ढंग भी एक नमूना है। आगे हिंदी के हाथी का दिखाने का दांत है। कभी कभी उसको इस पर आश्चर्य भी होता है और खींच भी, क्योंकि वह अनुभव करता है कि हिंदी के प्रति उसकी आस्था अनेक प्रतिष्ठित हिंदी वालों से अधिक है, और साथ ही यह भी कि वह बड़ी गहराई में और बड़ी निष्ठा के साथ भारतीय है। यानी वह खाने के दांतों की अपेक्षा हिंदी के हाथी का अधिक अपना है। यूं तो खैर दांत ही हाथी का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हाथी भी दांत का हो, लेकिन शायद ऐसा सोचना भी आगे की दुर्बलता है। यह भी दूसरे के दृष्टिकोण को देखना है। वह अपने को हिंदी का मानकर चलता है, जबकि ऑर्थोडॉक्स हिंदी वाला हिंदी को अपनी मानता है ही नहीं, वैसा दावा भी करता है। आगे अपने को भारत का मानता है, जबकि ऑर्थोडॉक्स भारतीय देश को अपना मानता है। हिंदी के एक बुजुर्ग ने कहा था, विदेशों में हिंदी पढ़ाने के लिए जो आगे बहुत ही उपयुक्त है, विदेशों में हिंदी पढ़ाने के लिए तो आगे बहुत ही उपयुक्त है, बल्कि इससे योग्यतर व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय विश्वविद्यालयों में और यहाँ उनका स्वर एकाएक बिल्कुल बदल गया था। और हिंदी क्षेत्र में देखिए, हिंदी क्षेत्र में हिंदी साहित्य पढ़ाने के लिए तो दूसरे प्रकार की योग्यता चाहिए। इस कथन के पीछे जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनसे आगे को अपना क्लेश होता है, लेकिन और इसे उसका अतिरिक्त दुर्भाग्य समझिए। इस दृष्टिकोण को वह समझ भी सकता है। पिछले 10-12 वर्षों के उसके कार्य की जड़ में यही उभयनिष्ठ भाव लक्षित होता है। यह दिखाने का दांत चलानी माल, एक्सपोर्ट कमोडिटी के रूप में बराबर रहा है, लेकिन हर बार इसलिए लौट आया है कि अंततः वह भारतीय भारत का है और भारत में ही रहेगा। यह समस्या अभी उसके साथ है और शायद अभी कुछ वर्षों तक रहेगी। बचपन में उसके भविष्य के विषय में जिज्ञासा करने पर उसके माता पिता को एक ज्योतिषी ने बताया था कि इस जातक के शत्रु अनेक होंगे, लेकिन हानि केवल बंधुजन ही पहुंचा सकेंगे। आगे नियतिवादी नहीं है, लेकिन स्वीकार करता है कि चरित्र की कुछ विशेषताएं जरूर ऐसी होती हैं
जो व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करती है। इसीलिए शायद यह नहीं है साहब, यह अपनी नियति है कि अनेक शत्रुओं के रहते हुए भी आगे वध्य है तो केवल अपने बंधुओं द्वारा, ऐसा ही अच्छा है। उस ज्योतिषी ने यह भी बताया था कि इस जातक के पास कभी कुछ जमा जत्था नहीं होगा, लेकिन साथ ही जरूरी खर्चे की कभी तंगी भी नहीं होगी। यह या तो फकीर होगा या राजा। और फिर कुछ रुककर शायद फकीरी की आशंका के बारे में माता पिता को आश्वस्त करने के लिए और सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात को ध्यान में रखकर उसने एक वाक्य जोड़ दिया था जिसकी व्यंजनाएं अनेक है। यह असल में तबीयत का बादशाह होगा। जी हाँ, तबीयत के अलावा और कोई बादशाहत अगेय को नहीं मिली है, लेकिन यह बनी रहे तो दूसरी किसी की आकांक्षा भी उसे नहीं है। इसी के साथ पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।